प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई 5,000 रुपये का पर मंथ SIP करता है तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, और साथ ही 5,000 के SIP के लिए वो कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जहां कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे ये सभी कुछ इस वीडियो में। वीडियो को वॉच करने के दौरान अगर कोई भी वैल्यू एडिशन हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैं 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको बता देता हूं, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। नंबर 1 है SIP। SIP का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लाइक सैलरीड अगर आप हैं ना, आपको सपोज 50,000 रुपीज़ पर मंथ का सैलरी मिलता है, तो उसमें से आप 5,000 रुपीज़ पर मंथ बचा लेते हैं, खर्चों के अलावा 5,000 बच जा रहा है, तो ये 5,000 रुपीज़ का आप एवरी मंथ ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक। तो यहाँ पे आप एवरी मंथ वंस या फिर एवरी क्वार्टर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिक्स्ड अमाउंट है, आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट से पैसा डायरेक्टली कट जाएगा, आपको एवरी मंथ ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं। एक बार आप अपना ट्रांजैक्शन करेंगे SIP ट्रांजैक्शन, एवरी मंथ बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का ये बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप एवरेजिंग करते हैं, मार्केट ऊपर है नीचे है कहीं भी हो आप सभी जगह खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट को टाइम करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है ना। कई बार आपको लगेगा मार्केट गिर जाएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, मार्केट जब ऊपर चला जाएगा तो मैं बेच दूंगा, नहीं इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन वो टाइम करना इवन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट का अगर सबसे अच्छा ऑप्शन बोला जाए तो वो है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के बाद हमें जानना है इन्फ्लेशन के बारे में। देखिए, जो भी प्राइसेस हैं गुड्स या सर्विसेज का, वो टाइम टू टाइम ऊपर जा रहा है। 10 ईयर्स पहले मान लीजिए आप कोई भी सोप खरीदते थे या टूथपेस्ट खरीदते थे, तो अब वो सेम प्राइस नहीं है, प्राइस ऊपर गया है। तो इसे ही इन्फ्लेशन बोलते हैं। समय के साथ गुड्स और सर्विसेज का प्राइस ऊपर जाने लगता है। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि अभी जो खर्चे आपके 20,000 या 10,000 पर मंथ में चल जा रहे हैं, वो 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद नहीं चलेगा। यही जो खर्च आपका 10,000 में अभी घर खर्च चल रहा है, वो मे भी 20 ईयर्स के बाद आपको ना 30-40,000 की ज़रूरत पड़ जाए, 30 ईयर्स के बाद मे भी 50-60,000 की ज़रूरत पड़ जाए। ऑफकोर्स ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें। जो भी आप कॉर्पस बना रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करें और ट्राई करें कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसके बेसिस पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेविंग करें, और सेविंग पे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करें। नंबर 3 है स्टेप अप SIP। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन के कारण कितना प्रॉब्लम है, बाद में ना परचेजिंग पावर हमारा घटते जाता है, तो अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा जमा करना है, कॉर्पस बड़ा होना चाहिए। तो वहीं पे स्टेप अप SIP हमें हेल्प करता है। देखिए, अगर सैलरी है ना तो एवरी ईयर सैलरी थोड़ा बहुत बढ़ता है, तो इसीलिए आप ट्राई करेंगे जो SIP भी है उसका अमाउंट एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। ऑफ कोर्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके खर्चे कैसे हैं, रिसोर्सेज क्या, उसके आधार पर ट्राई करें कि 5 to 10% एवरी ईयर जो भी SIP अमाउंट है उसे आप बढ़ाएं। सपोज आप 10,000 रुपीज़ का SIP कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करें कि उस अमाउंट को 5 to 10% से बढ़ा दें। ठीक है, कांस्टेंट नहीं रखें। अगर कांस्टेंट रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी कोई बहुत बड़ा कॉर्पस आप नहीं बना पाएंगे, और इन्फ्लेशन को का भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 4 है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो देखिए, जब भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा होता है डिविडेंड ऑप्शन। डिविडेंड ऑप्शन में बीच बीच में पैसा आपको वापस मिलता रहता है, जबकि ग्रोथ में आपको पैसा नहीं मिलेगा, सारा इन्वेस्टेड होता है। जब आप बेचेंगे उसी समय आप पैसा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, अब वहाँ में 1 ईयर में मान लीजिए आपको 10% का रिटर्न मिला, तो 1 लाख बढ़कर हो गया 1,10,000 रुपीज़। अब मान लीजिए आपने डिविडेंड ऑप्शन लिया हुआ है, तो 10,000 रुपीज़ मान लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपको लौटा दिया। अब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 1 लाख बचा। जबकि ग्रोथ ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो वहाँ पूरा का पूरा पैसा है, 1,10,000 इन्वेस्टेड है। अब मान लीजिए यहाँ पर फिर से 10% का रिटर्न आपको मिलता है 1 साल फिर से, तो यहाँ पे जो डिविडेंड वाले में तो आपके पास सिर्फ 1 लाख ही इन्वेस्टेड है, 10,000 तो आपने ले लिया,
तो वहाँ पे फिर से ये 1 लाख बढ़कर 1,10,000 हुआ। लेकिन जो ग्रोथ ऑप्शन में तो आपने कहीं पैसा नहीं निकाला, 1,10,000 इन्वेस्टेड है, तो वहाँ पे जो 10% का रिटर्न मिलेगा वो 1,10,000 पे मिलेगा। और इसी तरह से ग्रोथ ऑप्शन में जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा ना, तो बढ़े अमाउंट पे आपको जो भी रिटर्न्स है वो मिलता जाएगा। इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसीलिए जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो डिविडेंड ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करें, उसमें पावर ऑफ जो कंपाउंडिंग है उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से लॉन्ग टर्म में अगर छोटा अमाउंट भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग या वेरी लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। नंबर 5th पॉइंट है टैक्सेशन। देखिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टैक्स पे करना होगा। तो जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल से पहले अगर आप बेचेंगे तो जो भी प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ, पूरा अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल पे नहीं, सिर्फ प्रॉफिट पे 1 साल से पहले अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो अभी जो टैक्स रूल्स है उसके अनुसार आपको 20% टैक्स पे करना होगा। और 1 साल के बाद बेचते हैं तो जो भी प्रॉफिट बनेगा सिर्फ प्रॉफिट पे आपको 12.5% का टैक्स पे करना होगा। तो ऑफ कोर्स देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म तो हम 1 साल से पहले तो बेचेंगे नहीं, 1 साल के बाद ही बेचेंगे, तो वहाँ पे 12.5% ही टैक्स लगता है। और यहाँ पे एक बेनिफिट सरकार के द्वारा हमें मिलता है कि मान लीजिए 1 साल के बाद जो भी अमाउंट आप बेच रहे हैं वहाँ पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख तक का है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पे टैक्स नहीं देना होता है। जब भी प्रॉफिट 1.25 लाख से ज़्यादा होगा उसी पे हमें टैक्स देना होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि है 12.5%। ये है SIP कैलकुलेटर। तो 5,000 रुपीज का हमें मंथली SIP करना है। तो 5 इयर्स में देख लेते हैं कि कितना रिटर्न्स बनेगा। तो म्यूचुअल फंड्स में रफली 12% का लॉन्ग टर्म में हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो 5,000 मंथली SIP कर रहे हैं यहाँ 5 इयर्स के लिए और 12% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो किस तरह का कॉर्पस बनेगा? देखिए, ये है मैच्योरिटी वैल्यू, 4,12,000 रुपया लगभग आपका बनेगा। और यही अगर आप इन्वेस्टमेंट को 10 इयर्स बढ़ा देते हैं, 10 साल तक 5,000 का SIP करते हैं एवरी मंथ और 12% का रिटर्न जनरेट करते हैं, तो देखिए 11.6 लाख का कॉर्पस आप बना पाएंगे। और अगर इसे आप 20 इयर्स कर देते हैं तो देखिए ऑलमोस्ट 50 लाख का कॉर्पस बनता है। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है ना, कंपाउंडिंग के कारण आपका रिटर्न्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी को अगर आप 30 इयर्स कर देते हैं, 1.76 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप बना पाते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना कि जब इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें, जितने जल्दी हो सके आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आप बहुत पहले स्टार्ट कर देंगे और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत छोटा भी है, तब भी लॉन्ग टर्म में आप बहुत बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। इस तरह का कॉर्पस अगर आप शॉर्ट टर्म में बनाना चाहेंगे ना, तो फिर आपका जो इनिशियल अमाउंट होगा या फिर मंथली SIP अमाउंट होगा वो बहुत बड़ा करना होगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का रखें। यहाँ पे समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण क्या प्रॉब्लम आता है। तो देखिए, समझने के लिए हमने 1 लाख रुपीज का एक अमाउंट ले लिया कि 1 लाख रुपये है। यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट पर एनम रख लिया है 6% का। और मान लीजिए 1 साल का हमने पीरियड रखा है कि अभी 1 लाख रुपया है हमारे पास। अगर 1 साल में 6% का इन्फ्लेशन रेट होता है तो नेक्स्ट ईयर 1 लाख का फिर कितना पैसा हमें चाहिए होगा? लाइक 1 लाख में जो भी हम सामान खरीद पा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वही सामान खरीदने में हमें कितने पैसों की जरूरत होगी? तो देखिए 1,06,000 रुपीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 6% का इन्फ्लेशन है। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे ना, तो अगेन इन्फ्लेशन में भी कंपाउंडिंग लगेगा, या बहुत तेजी से बढ़ेगा ये अमाउंट। लाइक अगर 5 इयर्स अगर आप कर देते हैं कि 5 साल के बाद कितने पैसों की जरूरत होगी, ये देखिए 1,33,823 आपको पैसे की जरूरत होगी इन्फ्लेशन के कारण। मतलब 5 साल के बाद जो अभी 1 लाख में जो सामान खरीद पा रहे हैं ना, उस समय आपको 1,33,823 रुपया खर्च करना होगा वही सामान खरीदने के लिए। और इसको अगर आप 10 इयर्स कर देते हैं तो 10 इयर्स के बाद देख लिए, हाँ, ऑलमोस्ट 1,80,000 के आसपास। इससे अगर आप 20 इयर्स कर देते हैं तो 3,20,000। ऑफकोर्स ये सब हमें समझना होगा, क्योंकि मान लीजिए रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं आप, 20-30 इयर्स के बाद आने वाला है, तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपके खर्चे फिलहाल 1 लाख रुपीज का सपोज खर्च है, तो 20 इयर्स के बाद, 30 इयर्स के बाद वो अमाउंट से तो आपका काम चलेगा नहीं। इसीलिए जो भी आप सेविंग्स कर रहे हैं तो ट्राई करें कि उसे थोड़ा और बढ़ा कर करें, इन्फ्लेशन को ध्यान में रख कर करें। इन्फ्लेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है
तो देखिए 6% तो मैंने लिखा है, लेकिन सभी जगह अलग अलग इन्फ्लेशन है। ये तो एवरेज इन्फ्लेशन मैंने लिया है ना, जैसे फूड इन्फ्लेशन इससे भी तेजी से बढ़ता है, किसी का फूड में ज़्यादा खर्च है तो वहाँ इन्फ्लेशन और ज़्यादा है। मेडिकल खर्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, एजुकेशन का खर्च बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उस तरह का अगर खर्च आने वाला है फ्यूचर में तो ये इससे भी तेज बढ़ेगा। बट हाँ, इंडिया एज अ कंट्री ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप एवरेज इन्फ्लेशन ले रहे हैं ना 6% के आसपास ठीक है। और फ्यूचर अगर आप देखेंगे ना 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद, तो इंडिया जैसे जैसे डेवलप करेगा तो इन्फ्लेशन का रेट भी धीरे धीरे कमेगा। तो वहां पे फिर जैसे आप 20 ईयर्स देख रहे हैं 30 ईयर्स, तो मे बी 4 और 5% का इन्फ्लेशन भी उस समय के पीरियड के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। बट हाँ, फिलहाल के लिए 6% का इन्फ्लेशन रेट ठीक है। इन्फ्लेशन के हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना है, स्टेप अप एसआईपी पे ध्यान रखना है। देखिए 5000 का ही आप एसआईपी करें। हाँ, फिलहाल 5000 का एसआईपी है, लेकिन ट्राई करें कि एनुअल स्टेप अप करें। एनुअल स्टेप अप की एवरी ईयर थोड़ा अमाउंट बढ़ाएं, लाइक 5% से मान लीजिए आपने बढ़ाया, रेट ऑफ रिटर्न 12% ही रखा, 20 ईयर्स का ड्यूरेशन आपने रखा। तो पहले ये कितना बन रहा था, ये 50 लाख के आसपास बन रहा था, अब ये 69 लाख के आसपास बन रहा है। अगर आप एनुअल स्टेप अप 10% का कर देते हैं, दैट इज एवरी ईयर जो भी एसआईपी अमाउंट है उसे आप 10% से बढ़ाते हैं, तो देखिए 20 ईयर्स में 12% का आपका ऑलमोस्ट 1 करोड़ बन जाएगा। तो इसीलिए स्टेप अप एसआईपी को इग्नोर नहीं करें, जरूर अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाते रहें। ज़्यादातर ऐप्स में आपको स्टेप अप ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ से आप स्टेप अप कर सकते हैं। मान लीजिए स्टेप अप ऑप्शन नहीं भी मिलता है, जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप नया एसआईपी स्टार्ट कर दें। जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसी में सेम फोलियो नंबर में 1 ईयर का नया एसआईपी स्टार्ट कर दें, जो भी इंक्रीमेंटल अमाउंट है उसका। फिर 1 साल के बाद ये एसआईपी बंद हो गया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर एसआईपी अमाउंट थोड़ा और बढ़ाकर फिर से नया 1 साल का एसआईपी स्टार्ट कर दें उन स्कीम्स में। सिंपल है। तो स्टेप अप ऑप्शन कई बार आप लोग का क्वेरी आता है, सर हमारे ऐप में अवेलेबल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नया एसआईपी स्टार्ट कर दे। तो स्टेप अप जरूर करें, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, इसीलिए बहुत ज़रूरी है ना। हम कुछ स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं। तो स्कीम में के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, मतलब आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क प्रोफाइल नहीं किया है अपना तो हमारे वेबसाइट पे जाएं phronesisinvestor.com पे, वहाँ पे आप फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। वहाँ से क्लियरली पहले पता चल जाए कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। मॉडरेट का मतलब होगा कि आप रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए स्कीम अलग होंगे म्यूचुअल फंड। और अगर आप एग्रेसिव है, वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो उसके लिए स्कीम अलग आएगा। बट एनी हाउ, अगर कोई बिगनर है तो बिगनर का अगर रिस्क प्रोफाइल मान लीजिए आता है मॉडरेट, तो वहाँ पे कौन कौन से स्कीम्स होंगे जो कि आपके लिए सूटेबल होंगे। तो आपके लिए नंबर 1 स्कीम होगा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो सबसे पहले आप कोई भी 1 या 2 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को सेलेक्ट करें अच्छे क्वालिटी का और उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और नंबर 2 फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। तो ये 2 फंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5000 का एसआईपी है, तो 2500 आप एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर दें और दूसरा जो 2500 है वो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें। ऑफकोर्स इन फंड्स के बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। और मान लीजिए आपका एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो वहाँ पे जो टॉप 2 फंड्स होंगे, तो पहला फंड होगा निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड और दूसरा फंड होगा निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड। यहाँ भी अगर 5000 रुपीज़ है, 2500 ईच दोनों स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर दें। देखिए नए इन्वेस्टर्स को यहीं से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, रिलेटिवली कम रिस्क है यहाँ पे। ये 4 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स मैंने सेलेक्ट किया है। एडिलवाइस, एचडीएफसी, आईसीआईसी और निपॉन के फंड्स हैं। परफॉर्मेंस देख सकते हैं, परफॉर्मेंस वाइज सारे फंड्स अच्छे हैं। तो यहाँ से कोई 1 या 2 फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा बिल्कुल सेलेक्ट ना करें। सेलेक्ट करते वक्त अगर 2 फंड चाह रहे हैं तो वहाँ पे ऑफकोर्स पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं कि एक ही तरह के स्टॉक में पूरा इन्वेस्टमेंट है दोनों स्कीम का, वैसा नहीं होना चाहिए। 20 to 30% से ज़्यादा का पोर्टफोलियो ओवरलैप अगर 2 स्कीम में है तो उस तरह के स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक स्कीम सफिशिएंट है, लेकिन चाहे तो 2 स्कीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें, कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। लाइक एचडीएफसी का देखिए रिटर्न कितना ज़्यादा है बाकियों से, वो इसलिए है क्योंकि एचडीएफसी ने इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है। क्योंकि देखिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि बेसिस मार्केट कंडीशन इक्विटी और डेट में चेंज करते रहते हैं। फंड मैनेजर को लगेगा कि इक्विटी मार्केट ज़्यादा अच्छा करेगा तो इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर ज़्यादा कर लेंगे, डेट में कम कर लेंगे। उसी तरह से लग रहा है कि नहीं मार्केट गिर सकता है, डेट में एक्सपोजर बढ़ा लेंगे, इक्विटी में कम कर लेंगे।
तो इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा कम रिस्क ले रहे हैं तो ये फंड आपके लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा फंड जो कि इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर लेकर रखे हुए है और मार्केट अच्छा कर रहा है तो वहाँ पे उसके रिटर्न ज़्यादा आएंगे, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी है। मान लीजिए अचानक मार्केट गिर गया तो उसका रिटर्न गिर जाएगा। तो इसी तरह से अगर कोई ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो ये बात ध्यान में रखें कि हो सकता है, ज़्यादा चांसेस यही है कि इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा है, और कोई थोड़ा कम रिटर्न दे रहा है तो हो सकता है, देखिए एक तो है कि स्टॉक सिलेक्शन में भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक बड़ा रीज़न होता है कि इक्विटी और डेट में किस तरह का एक्सपोजर है। तो इसमें से कोई एक या दो स्कीम आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 के फंड्स का डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी 4 स्कीम्स मैंने सेलेक्ट किया है। तो देखिए निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है ना, इंडिया का जो सबसे बड़ा 50 कंपनीज होता है मार्केट कैप वाइज, वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है सारी बड़ी कंपनीज। तो रिस्क तो सभी जगह इक्विटी है लेकिन रिलेटिवली कम होता है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त ध्यान में रखें कि सारे जो फंड्स हैं ना, सारे फंड्स का इन्वेस्टमेंट सेम स्टॉक्स में है। तो यहाँ पे दो स्कीम सेलेक्ट करने की गलती नहीं करें, एक स्कीम सफिशिएंट है। तो इन चारों में से कोई भी एक स्कीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एक या दो स्कीम सेलेक्ट कर लें और यहाँ से एक स्कीम सेलेक्ट कर लें। दैट्स इट, आपके लिए सफिशिएंट है शुरुआत में। बाद में चाहें तो फ्लेक्सी कैप फंड भी आप ऐड कर सकते हैं। और एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो पहला फंड ऑफ कोर्स निफ्टी 50 का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और दूसरा फंड होगा निफ्टी नेक्स्ट 50 का। तो यहाँ पे देखिए ये भी लार्ज कैप के ही स्टॉक्स होते हैं, बड़े स्टॉक्स होते हैं, लेकिन ये जो कंपनीज है ना, जो निफ्टी 50 का सबसे बड़ा कंपनी होता है, 50 बड़ा कंपनी, उसके नीचे का कंपनी होता है। तो यहाँ भी ये जो इंडेक्स फंड्स हैं, सारे इंडेक्स फंड सेम तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ भी दो स्कीम सेलेक्ट करने की गलती नहीं करें, इसमें सिर्फ एक स्कीम सफिशिएंट है। तो देखिए अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो निफ्टी 50 का एक स्कीम और निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक स्कीम, दैट्स इट, दो स्कीम्स आपके लिए सफिशिएंट है। एक साल तक, पहले एक साल तक इसी तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट का एक्सपीरियंस आए, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाए, तो उसके बाद बिल्कुल जो भी इंक्रीमेंटल पैसा है, स्टेप अप का जैसा जो पैसा है, तो वो चाहें तो फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी धीरे धीरे एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, लार्ज कैप सारे फंड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी डिटेल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक दो लिंक दे दूंगा जहां से आपको टॉप फंड्स के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जब भी आप किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो हमेशा ध्यान में रखें कि इक्विटी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। अगर आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं तो एटलीस्ट 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें, उससे कम में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, बहुत रिस्की हो जाएगा। और अगर आप निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे मिनिमम 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें, उससे कम बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आप 10-20 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिल्कुल करें। उसी तरह से जो इंडेक्स फंड्स हैं उसमें भी अगर आप 10-20-30 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।